लेकिन अम्मी बार बार उनसे पूछती रहती कि रफ़ीक कोई बात मुझसे शेयर करो, लेकिन वो एक ठंडी आह भरते और कहते कि चची मैं क्या शेयर करूं, मेरे जीने का मकसद ही ख़त्म हो गया। और फिर अम्मी कुछ दिनों के बाद वापस कराची आ गए और फिर रफ़ीक भाई को जिगर का कोई मसला हुआ और 1 साल के बाद वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। वहाँ पर हमारे कज़न वगैरह सब यही बोलते थे कि उनका जिगर का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन उनके जिगर का कोई मसला हो गया था। लेकिन मेरी अम्मी कहती थी कि नहीं, उसको कुछ नहीं था, बस सोनिया की मौत ने उसे अंदर से ख़त्म कर दिया था। ये थी मेरे कज़न की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने लिसनर्स के साथ शेयर करिएगा। तो बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर आप मेरी स्टोरी अब तक सुन रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ लास्ट में शेयर करें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। हम लोग दुबई में होते हैं, मैं, मेरे 3 कज़न और मेरे 2 दोस्त दुबई में एक जगह है शोगा के नाम से। तो हमारा वहाँ जाने का प्लान बनता है और हम सब इकट्ठे होते हैं। हमारे पास 2 गाड़ियाँ होती हैं और हम लोग अपने पॉइंट की तरफ जाते हैं। हम लोग तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करके वहाँ पहुँचते हैं और जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सामान वगैरह निकाल कर बारबेक्यू वगैरह करते हैं। उसके बाद मैं अपने तीनों कज़न को कहता हूँ कि आओ थोड़ा ऊपर चलते हैं, जबकि मेरे बाकी 2 दोस्त काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। वो कहते हैं हम इधर ही रेस्ट करेंगे, आप ऊपर से हो आओ। ऊपर जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, तकरीबन 150 सीढ़ियाँ। वो चढ़कर ऊपर टॉप पर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाकर हम लोग बैठे रहते हैं, गपशप करते हैं। मैं अपने कज़न का नाम आपको बताता चलूँ। एक का नाम साद है, एक का नाम वहाब है और एक का नाम जवाद है। हम सब आपस में गपशप करते रहते हैं। तो मेरे कज़न वहाब को कोई कॉल आती है। वो सुनने के लिए थोड़ा साइड पर जाता है और हम लोग पीछे बैठकर गपशप करते रहते हैं। काफ़ी देर गुजर जाती है और वो वापस नहीं आता। तो हम उसे देखना शुरू हो जाते हैं कि वो किधर गया। इतने में हमें इसकी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। हम दौड़ते हुए उस साइड पर जाते हैं और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि वो नीचे पड़ा हुआ है और खौफ से कांप रहा है। तो वो अपने हाथ से दूसरी साइड पर इशारा करता है। तो जब हम सब मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अदनान भाई औरत खड़ी है, जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाल भी वाइट हैं, उसकी आंखें रेड होती हैं और इसके दांत बहुत ही खौफनाक होते हैं। मंजर बहुत ही खौफनाक होता है और हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो हम जल्दी से अपने कज़न को उठाते हैं और इसे अपने साथ नीचे लेकर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पर 150 सीढ़ियाँ थी। हम तेज़ी से वो सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं। इतने में हम रोड पर आते हैं और वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो ब्लिंक होने लगती हैं, कभी बंद होती हैं और कभी ऑन, और फिर मुकम्मल बंद हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ होता है, वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा होता है। इतने में हम लोग पीछे देखते हैं तो वो औरत ऊपर से नीचे आ रही होती है बहुत तेज़ी से। उसे देखकर हम फिर से डर जाते हैं और फिर हम स्पीड में वहाँ से निकलते हैं। हम वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पर हमारे दोस्त होते हैं हम उनके पास आ जाते हैं। वो हमें इतना ज़्यादा खौफज़दा देखकर खुद भी डर जाते हैं। उस टाइम इतना वक्त नहीं होता कि हम उन्हें पूरी बात बता सकें। हम उनसे बस इतना ही कहते हैं कि आप लोग फौरन यहाँ से उठे और हम चलते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ था। हम अकेले थे वहाँ पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप लोग फ़ौरन उठें। फिर हम जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इतने में हम देखते हैं कि वो औरत सामने से आ रही होती है। तो मैं अपने कज़न को बोलता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? और वो कहता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही।
और फिर 2 से 3 बार कोशिश करने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी भगा देते हैं और जैसे ही हम लोग रोड चढ़ते हैं तो गाड़ी के पीछे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई गाड़ी पर पत्थर मार रहा है, क्योंकि मैं पिछली सीट पर बैठा होता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो औरत गाड़ी के पीछे आ रही होती है, जहाँ पर वो जगह है जिधर हम गए थे। हम उसी रोड पर होते हैं, वहाँ पर बार बार कोई हमारी गाड़ी को हिट कर रहा होता है और फिर हम अल्लाह अल्लाह करके मेन रोड पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक होती है और वहाँ जाकर हमें थोड़ा सुकून मिलता है। इधर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और हम फिर वापस 1 घंटे की ड्राइव करके रूम में जाते हैं। और फिर 2 दिन तक हम चारों कजन्स को बहुत तेज बुखार होता है। ये हमारे दोस्तों को पता ही नहीं था। और फिर तीसरे दिन उठकर जाकर हम दोस्तों से मिलते हैं और उनको जाकर सारा वाकया बताते हैं कि उस दिन ये हुआ था। वहाँ पर हम आपको पूरी बात नहीं बता सकते थे कि आप लोग भी डर जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी और अपने चैनल पर लास्ट में शेयर करेंगे। वो शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं किसी वजह से आइडेंटिटी आपके साथ शो नहीं कर सकता। कहानी कुछ इस तरह से है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड थी और उन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी। तो इसी लड़ाई के दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद वो खुद को ब्लेम करता रहता है कि मेरे लड़ने की वजह से वो बीमार हुई और फिर उसकी डेथ हो गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा सदमे में जा चुका था। उस लड़की की डेथ के बाद वो इसके जनाजे में गया, जनाजे में शिरकत की और फिर ठीक उससे अगले दिन ऐसा होना शुरू हो गया कि जब वो अपने कमरे में सोता था तो उसके घर से कब्रिस्तान तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। रात को जब वो सो रहा होता था तो उसको आवाज़ आती थी, आजा आजा तू। अदनान भाई पता नहीं क्या होता था, वो इस आवाज़ के पीछे पीछे कब्रिस्तान चला जाता था। रात के 3 बजे एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि वो रात के 3 बजे उठकर कब्रिस्तान गया। अगर तो इसे किसी ने देख लिया या नोटिस किया है कि वो घर पर नहीं है तो वो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाते थे, इसके पीछे जाते थे और वो इन्हें कब्रिस्तान में मिलता था उसकी कब्र के ऊपर, और फिर वो इसे घर लेकर आते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम दोनों इकट्ठे सुबह नाश्ता करने के लिए जाते थे। जब मैंने सुबह 5-6 बजे मैंने उसे इसके घर से लेने जाना तो मैंने जब देखना कि वो घर भी नहीं है और कहीं भी नहीं है तो कब्रिस्तान बिल्कुल रास्ते में आता है। जब मैंने जाकर देखना तो वो कब्र के पास बैठा होता था, बिल्कुल खामोशी से, कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं। फ्रेंड की डेथ के बारे में हम सिर्फ 4 लोगों को पता था, एक वो खुद, एक मैं और 2 उसके और दोस्त जिन्हें मैं नहीं जानता था। तो उसके साथ ऐसा होता है कि वो लड़की उनको दिखाई देती थी, तो उन दोनों ने इससे बात शेयर की कि इस तरह वो लड़की हमें दिखाई देती है, लेकिन पता नहीं तब तक देर हो चुकी थी या क्या। वो दोनों जवान थे, 21-22 साल उनकी उम्र थी। तो हादसाती तौर पर उन दोनों लड़कों की डेथ हो जाती है। एक को करंट लगता है और दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है सेम रोड पर। तो अब 2 की डेथ हो चुकी थी और तीसरा मैं था, जिसे पता था कि उसका आपस में इस तरह का कोई सीन था और इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद इस लड़की की डेथ हो गई थी। अदनान भाई, अब होता कुछ इस तरह है कि मैं जब भी इस इलाके में जाता था तो मैं जिस रास्ते से जाता था उसके साथ ही एक गंदा नाला था और उसके बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान था। मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही गली के फासले पर। तो अदनान भाई, मेरे साथ कुछ इस तरह से होता है कि जब भी मैं उस गली का टर्न लेता था, एक बार नहीं कम से कम 20 दिन मुसलसल मेरे साथ ये सीन चला है। जैसे ही मैं उस गली का टर्न लेता, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स आनी कि मेरे बाइक पर कोई बैठ गया। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था, फिर 1-2 बार मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंख पीछे करके देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की है जो मेरी बाइक पर बैठी हुई है।
उसने वाइट और रेड कलर के दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ है और वो बिल्कुल एक दुल्हन के जैसी तैयार हुई है। अदनान भाई, मैं उस चीज से बहुत ज्यादा डर गया और मैंने उस तरफ जाना बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त इस तरफ रहते थे तो ज्यादा तो हफ्ते में एक बार मुझे उस तरफ जाना पड़ता था। लेकिन जब भी मैं उधर से जाता था तो बस वो एक टर्न लेने की देर होती थी। ऐसी फील होता था जैसे कोई पीछे बैठ गया। तो नाथ भाई, जिस लड़के की वो गर्लफ्रेंड थी, मैंने उससे बात की। इस तरह से ऐसे ऐसे बात है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये मेरे साथ क्या सीन चल रहा है। तो उसने मुझे बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस चीज का। तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या कह रहा है। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होगा। दान भाई, मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि ये इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि आज के बाद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जिस रात मैंने उससे ये बात शेयर की, वो उसी रात दोबारा कब्रिस्तान गया। मुझे नहीं पता था कि वो आज रात ही हरकत करेगा। तो ना भाई, वो कब्रिस्तान जाता है और पता नहीं वहां जाकर उससे क्या बात करता है और क्या नहीं। उस रात के बाद कभी भी मेरे साथ वो चीज दोबारा नहीं हुई। अब तो तकरीबन मैं डेली वहां जाता रहा, डेली मेरा चक्कर लगता है, और उस रात के बाद एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं इस रास्ते से गुजरा हूं कि मुझे कुछ फील हुआ हो या नजर आया हो। दादा भी, ये थी मेरी कहानी। इसे अपनी आवाज में लाजमी शेयर करिएगा, मैं वेट करूंगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नाजिया और मैं आज आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी मम्मा के साथ पेश आई थी। कहानी कुछ इस तरह है कि जब मैं 5-6 साल की थी, हमारा पुराना घर था, सहन था, सामने 2 कमरे थे और लेफ्ट साइड पर कमरे के साथ ही एक और रूम था जिसे हम बैठक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उसके साथ बाथरूम था और बाथरूम के साथ थोड़ी सी स्पेस थी और फिर उसके आगे बरामदा और फिर साथ ही एंट्रेंस डोर था। फिर मामा पापा की लव मैरिज थी और मेरे पापा की फैमिली में से कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी मम्मा के खानदान को पसंद नहीं करते थे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन ऐसा था कि किसी ने जादू वगैरह करवाया हुआ था। इस बात का अंदाजा हमें इस चीज से हुआ कि हमारे घर में बहुत अजीब एक्टिविटीज होती